हेलो मित्रों, GSBN क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार सिंह आपके बीच दरोगा मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर आया हूं और मैंने वायदा किया था कि बहुत जल्द हम लोग YouTube के माध्यम से जितने भी सेट अब तक हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी जो है अलग है। हम लोग जो है अलग अलग विषय के जो हैं सेट एक साथ तैयार करेंगे। जैसे मेरा जो अभी सेक्शन है वो एक सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 तक होगा और सेट नंबर 1 से सेट नंबर 5 तक क्या होगा? पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स एंड बिहार। इतना सेगमेंट को हम डिस्कस करेंगे और ये जो सेशन होगा वो एक सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 तक होगा। और सबसे पहले मैं चर्चा करूं तो सेट नंबर 1 में एक साथ पॉलिटी भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा और बिहार भी आएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा। और आपके पास क्वेश्चन है, मैं जानता हूं और आपको आंसर भी दिया गया है, लेकिन आंसर के साथ डिस्कशन नहीं हुआ था। अब जो है डिस्कशन का सेशन शुरू हो रहा है और पहली बार जो है GSBN क्लासेस पटना बिहार के तमाम छात्रों के हित में डिस्कशन का ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा है। इसमें जो है सारे एक्सपर्ट आएंगे, जैसे साइंस के, बायोलॉजी के, फिजिक्स केमिस्ट्री के डिस्कशन के सर आएंगे, इसी तरह मैथ के सर आएंगे, इस तरह ज्योग्राफी के सर का एक साथ होगा। यानी एक साथ एक विषय का 1 से लेकर 5 तक का हम लोग लक्ष्य तय किए हैं कि एक टीचर सेट नंबर 1 से सेट नंबर 5 तक अपने सेक्शन को पूरा करे। और चलिए हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। और क्वेश्चन है बिहार से। बिहार में पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? मैं बता दूं कि बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए पटना में युवाओं का एक संघ स्थापित हुआ था जो 1924 में स्थापित हुआ था। इसका मतलब 11 का ए होगा 1924। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए स्थापित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य सुरक्षा विधेयक में निम्नलिखित में किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल जो है हर तरह के निर्धन, बेसहारा के साथ साथ जो माताएं हैं और खासकर गर्भवती माताएं हैं उनके हितों की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा विधेयक को लाया गया था। और यहाँ क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा विधेयक निम्नलिखित में किसके लिए विशेष प्रावधान करता है? ए, गर्भवती महिला, बी, बेसहारा एवं बेघर लोग, सी, भूखमरी का सामना कर रहे लोग, डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा सभी। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है खाद्य सुरक्षा विधेयक 2005 में आया था और उसमें अमेंडमेंट हुआ है 2013 में। 15 नंबर क्वेश्चन है, नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पटना में संत जोसेफ स्कूल की स्थापना की गई। आपको मालूम है कि संत जोसेफ कॉन्वेंट जो है वो मिशनरी के द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान है और कहीं ना कहीं वीमेन लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए इस शिक्षण संस्थान का अहम रोल रहा है। तो 1847 ईस्वी में सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना की गई। नेक्स्ट 18 नंबर का आंसर जो है सेट में वो गलत है। आप जो है 18 में जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ें। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, देखिए संविधान के अनुच्छेद 343 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा
संघ की राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि में होगी। यहाँ पर एक मैनुअल मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर 18 में 1 कर दिया गया है आंसर में। मूल जो आंसर है उसमें 1 कर दिया गया है। और आपको बता दें कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान सभा में राष्ट्रभाषा पर जब चर्चा चल रही थी तो अधिकांश जो सदस्य थे, खासकर जो दक्षिण भारत के थे, उनका मानना था कि संघ की अगर राष्ट्रभाषा हिंदी होगी तो हम भारत में सम्मिलित नहीं होंगे, हम भारत से अलग हो जाएंगे। इसका मतलब कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रश्न पर जब विवाद हुआ तो कहा गया कि संघ की राष्ट्रभाषा नहीं, संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर कहा गया कि संघ की राजकीय भाषा यानी कार्यालयी भाषा हिंदी होगी देवनागरी लिपि में। और इसी बात पर सहमति बनी और 343(1) में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। राज्यों की क्या भाषा होगी ये राज्य तय करेंगे, राज्य के विधानमंडल तय करेंगे। तो 18 का आंसर होगा सी। मूल क्वेश्चन के सेट में ए दिया हुआ है, इसलिए इसको आप बदल देंगे। नेक्स्ट, बावन नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। यहां पर भारतीय प्रशासनिक सेवा से मतलब है 52 में इंडियन सिविल सर्विस, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो पुराना नाम है वो इंडियन सिविल सर्विस है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में भारत में सिविल सेवा का जन्म हुआ। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल रहा है 1796 से 1793 तक। तो भारत में सिविल सेवा के जनक कौन? कॉर्नवालिस। और इंडियन सिविल सर्विस का ही नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किया गया है। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसका 61 नंबर सवाल है कि भारत में कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? मैं बता दूं कि संविधान में देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता का प्रावधान है। और देशीकरण विधि में कहा गया है कि 10 वर्ष रहने के पश्चात ही कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। इसलिए 61 का होगा डी। 62 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निर्णय कौन करता है? अनुच्छेद 72 में आर्टिकल 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 63 में क्वेश्चन नंबर 63, सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैध चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो कोरम या गणपूर्ति के लिए आवश्यक है कि कुल सदस्यों के सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य सदैव उपस्थित होना चाहिए। तो कोरम के लिए, गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। 63 का ए। उसके बाद है 64,
64 जो है कि संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। संघीय मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से संसद के नियमित सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए लोकसभा के विश्वास पर ही मंत्रिमंडल का अस्तित्व टिका होता है। आप समझ सकते हैं कि लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा में ही मंत्रिमंडल को विश्वास मत प्राप्त होता है, और जब तक मंत्रिमंडल को लोकसभा का विश्वास हासिल रहता है तब तक मंत्रिमंडल का अस्तित्व रहता है। जब ही अविश्वास समाप्त हो जाता है मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाता है और प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आएगा? लोकसभा में, केवल लोकसभा में। भारत में 65 नंबर सवाल है। भारत में न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका ए प्रधानमंत्री की देखरेख में है, बी राष्ट्रपति की देखरेख में है, सी संसद की देखरेख में है, डी स्वतंत्र है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, इसलिए आंसर होगा डी। 66 नंबर सवाल है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों तथा कार्यकाल को निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। निर्वाचन आयुक्त के संबंध में राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है कि वो उनकी सेवा शर्तों तथा उनके कार्यकाल का निर्धारण करे, और ये अभी जो है निर्वाचन आयुक्त में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। 68 नंबर सवाल है, फोर्थ स्टेट यानी लोकतंत्र का चौथा खंभा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है प्रेस है। अब 69 नंबर सवाल, यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? अभी वर्तमान में पूछा गया है कि यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे 9 सदस्य हैं, यानी अध्यक्ष को लेकर कुल सदस्यों की संख्या 10 है, तो 69 का होगा सी। 70 नंबर सवाल है, योजना आयोग क्या है? आपको मालूम है कि योजना आयोग नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की निकाय है, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया। न इसका संवैधानिक कोई प्रावधान है, न ही कोई वैधानिक प्रावधान है, सिर्फ मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया गया 15 मार्च 1950 को, और ये एक सलाहकारी निकाय है। क्या है? सलाहकारी निकाय है। 71 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, और इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है। उसका मुख्यालय है हेग में। 72 नंबर सवाल है, विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? विश्व बैंक को IBRD कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक को IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। नेक्स्ट 79 नंबर सवाल है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 26 जून 1968 को, जो 26 फरवरी 1969 को समाप्त हुआ। और उस समय 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक उस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो और मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट 78 नंबर सवाल छूट गया था कि बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 13 है। 77 नंबर सवाल ये भी छूटा हुआ है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन दिया है उसमें बी होगा, बिहार का डेहरी अनसोन में सोन नदी पर स्थित रेलवे पुल भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी वर्तमान में इससे भी लंबा पुल केरल में बन चुका है। ऑप्शन में चूंकि नहीं है इसलिए यहाँ आंसर होगा डेहरी अनसोन सोन। समाप्त हुआ। इसके बाद आया सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची पुनर्स्थापित किया गया था? तो 9वीं अनुसूची को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में पहली अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार कानून से है। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल, भारत के संविधान किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतःकरण अंकित और शून्य घोषित किया जा सकता है? मैं बता दूं कि संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में उल्लेख है। इसलिए सीधा संबंध इस क्वेश्चन का अनुसूची 5 से है, इसलिए तीसरा का होगा बी, 5वीं अनुसूची। 8वां सवाल है, अटल नव प्रवर्तन मिशन, अटल नव प्रवर्तन मिशन जो है 2015 में शुरू किया गया। 2015 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा इस अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में अनुसंधान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, एमएसएमई, लघु सूक्ष्म एवं मझोले उद्योग में अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा देना
और ये जो स्कीम है 2015 का है, अटल इनोवेशन मिशन, और इसकी शुरुआत की गई, इसको नीति आयोग के अधीन किया गया है। किसके अधीन किया गया है? नीति आयोग के अधीन किया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को सार्वजनिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है। पहली बार मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो मैं बता दूं कि केंद्रीय विधि को शून्य घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है कि संविधान संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है, बिल्कुल गलत है। संविधान संशोधन पर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, और इसलिए दोनों ही कथन गलत है। इसलिए सही आंसर होगा न तो 1 और न ही 2। 19 नंबर सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति को अधिकार को संरक्षण देता है? और मैं बता दूं कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति अपने पसंद की शादी करेगा, उसका संबंध है गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार से। और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार जो है, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 देता है। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति अपने पसंद की शादी कर सकता है अनुच्छेद 21 के तहत। और आपको मालूम है अनुच्छेद 19 में क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को संरक्षण प्रदान किया गया है। उसके बाद 20 नंबर सवाल है, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य क्या है? अभी मैं बता दूं कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार मतलब इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट, आपस में बैंकों के बीच जो ऋण का एक्सचेंज होता है उसके हस्ताक्षर करने का उद्देश्य क्या है? इसके हस्ताक्षर करने का उद्देश्य है 50 करोड़ रुपया उससे या उससे अधिक की दबाव युक्त स्टेटस एसेट्स का जो ससंग उधारी के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य करना। 50 करोड़ या उससे अधिक के ऋण के मामले में ससंग उधारी के अंतर्गत अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। इक्कीस नंबर सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक योजना आरंभ किया गया था?
विस्तारित उत्पादन योजना, विस्तारित उत्पादक दायित्व का आरंभ किया गया था 2011 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था ई अपशिष्ट के प्रबंधन और हस्तांतरण के संबंध में। ई अवशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन और हस्तांतरण के संबंध में ये जो है विस्तारित उत्पाद दायित्व का प्रारंभ किया गया था। 22 नंबर सवाल है कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के में भाग के रूप में समझा जाएगा। देखिए, इसमें कहता है कि देश की सामाजिक पूंजी का मतलब हुआ कि जो पूंजी समाज के विकास के लिए हो, समाज की भलाई के लिए हो, और सोशल कैपिटल का मतलब है कि समाज में भाईचारे और सामंजस्य को स्थापित करने की दिशा में जो महत्वपूर्ण कार्य करे वही सामाजिक पूंजी है। तो 22 नंबर सवाल है, उसका सही जो आंसर होगा समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य के स्तर को सुधारना। 25 नंबर सवाल है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ मनी बिल के संबंध में उल्लेख है, तो यहाँ पर कहा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। आप देखते हैं ऑप्शन को, किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा इसमें से जब इसमें किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनिमयन से संबंधित प्रावधान हो। कर आरोपण, मैं बता दूं कि किसी भी तरह का कर लगाना हो या कर हटाना हो या कर परिवर्तित करना हो, और उसके लिए जो विधेयक आएगा वो धन विधेयक कहलाएगा। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। बिल्कुल सही, धन विधेयक में संचित और आकस्मिक निधि के अभिरक्षण से संबंधित प्रावधान होता है। सी, धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है। बिल्कुल गलत, धन विधेयक में विनियोजन जो होता है, एप्रोप्रिएशन, वो संचित निधि से होता है। एप्रोप्रिएशन का संबंध संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, और संचित निधि का विनियोजन का मतलब क्या हुआ? संचित निधि के विनियोजन का मतलब हुआ कि भारत के बजट में जो विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगे होती हैं, उन अनुदान मांगों को जब लोकसभा मंजूर कर देती है तो उतना धन संचित निधि से निकाला जाता है, और उतना धन संचित निधि से निकालने के लिए जो विधेयक आता है उसका नाम है विनियोग विधेयक। इसका मतलब कि विनियोजन किसका होता है? संचित निधि का, आकस्मिक निधि का नहीं। लेकिन प्रश्न में क्या, आंसर में क्या है? आकस्मिक निधि। इसलिए तीसरा कथन जो है बिल्कुल गलत है। 26 नंबर सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में और शीर्ष शक्तियां किसे दी गई? तो मैं बता दूं कि 1935 के अधिनियम में संघ में की जो शीर्ष शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के अधीन की गई। बत्तीस नंबर सवाल है, भारत में कौन सा एक कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? यहाँ पर एक टर्म दिया गया है लीगल टेंडर मनी, और लीगल टेंडर मनी का संबंध उस मुद्रा से है जो कोई ऋणदाता अपने दावे को निपटाने
में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। यानी ऋणदाता को अपने दावे के निपटारे में स्वीकार करना पड़ता है, उसी को लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। इसका मतलब, इसका संबंध ऋणदाताओं द्वारा दावों के निपटाने के संबंध में स्वीकार करने से संबंधित है। 33 नंबर सवाल है, निरपेक्ष ऑब्सोल्यूट तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की आर्थिक विकास की ऊंची दर संकेत नहीं करती। यहाँ पर दो टर्म दिया हुआ है। पहला टर्म है निरपेक्ष, दूसरा है प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी। जीएनपी का मतलब हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कहा गया कि ये जो है कि ऊंची दर का संकेत नहीं करता, ऊंची दर का संकेत नहीं करता है। यदि अगर देश में बेरोजगारी और निर्धनता बढ़ेगी तो निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति जीएनपी की ऊंची दर नहीं होगी। दो टर्म है, निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति जीएनपी। जीएनपी का मतलब हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मान ऊंचा नहीं होगा जब देश में निर्धनता और बेरोजगारी की दर ऊंची होगी। 34 नंबर सवाल है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, गलत है। दूसरा है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी, ये सही है। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है और राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति राज्य की विधायी शक्ति को संसद या उसके किसी प्राधिकार को सौंप सकते हैं, इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट 39 नंबर सवाल है, भारत में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? एटीएम भारतीय बैंक एसोसिएशन, दूसरा बी राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये जो है एक निगम है, भारत सरकार का एक निगम है, सार्वजनिक निगम है और यही सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा निगम है जो भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का कार्य करता है। 43 नंबर सवाल है कि भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुए हैं। आपको मालूम है कि भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, टाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर टर्म दिया गया है कि उदारीकरण के बाद क्या हुआ। तो उदारीकरण के बाद जीडीपी में कृषि का अंश बेहतर रूप से बढ़ता गया, गलत बात है। जीडीपी में कृषि का योगदान निरंतर घटा है। दूसरा, विश्व व्यापार में भारत का निर्यात का अंश बढ़ा, ये सही है, क्योंकि उदारीकरण में जो अर्थव्यवस्था है खुली हो गई और खुली अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख लक्षण है कि आयात निर्यात होना चाहिए, तो निर्यात का भारत का अंश जो है बढ़ते गया। दूसरा, एफडीआई, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का मतलब हुआ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ते गया, ये भी सही है। चौथा है, भारत का विदेशी विनिमय भंडार बेहतर रूप से बढ़ते गया। मैं बता दूं कि उदारीकरण के कारण विश्व व्यापार में भारत का निर्यात बढ़ा, एफडीआई
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ा। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज, भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ते गया। इसलिए आंसर होगा बी 2, 3, 4। नेक्स्ट 46 नंबर सवाल है, भारत सरकार द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का महत्व क्या है। आपको मैं बता दूं कि चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में भारत के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है और उसका उद्देश्य है अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच बढ़ाना, क्योंकि ईरान के रास्ते भारत जो है अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। इसलिए भारत अपने सौजन्य से, अपने आर्थिक सौजन्य से चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है। तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंचने के लिए भारत पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहे, पाकिस्तान पर भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी और चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान और मध्य एशिया, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों में अपनी पहुंच को सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट 48 नंबर, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है। मैं बता दूं कि उन्नत भारत अभियान उन्नत भारत अभियान की शुरुआत 2014 में की गई और इसका उद्देश्य था रूरल इंडिया को अपलिफ्ट करना, अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इंडिया, यानी ग्रामीण भारत में शिक्षा के खासकर हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना और इसके लिए उचित तकनीक का इस्तेमाल करना, यानी रूरल इंडिया को अपलिफ्ट करना इन हायर एजुकेशन, टू अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इंडिया इन हायर एजुकेशन थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी, यानी नवाचार, नए तकनीक के माध्यम से भारत के ग्रामीण भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना उन्नत भारत अभियान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है और यह योजना शुरू की गई 2014 में। 49 नंबर सवाल है कि भारत में न्यायिक पुनर्वीक्षण का अर्थ है। न्यायिक पुनर्वीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन दोनों एक ही शब्द है, दोनों का मीनिंग एक है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को कार्यपालिका अथवा विधायिका द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। और न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लेख अनुच्छेद 13 में है और न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनर्निरीक्षण का उल्लेख है आर्टिकल 13 में। और भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको प्राप्त है, तो भारत में जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत। और इसके जरिए कार्यपालिका अथवा विधायिका द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को है। नेक्स्ट 53 नंबर सवाल है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि संसदीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है। यही सही होगा और यही संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण भी है। 54 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो मैं बता दूं कि संविधान निर्माताओं का मन मस्तिष्क का प्रतिबिंबन प्रस्तावना में होता है, प्रस्तावना या उद्देशिका में होता है।
प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीएम्बल्स। नेक्स्ट 55, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद में ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट है। दूसरा, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। यहाँ पर पूछा गया कि सही कौन है, तो मैं बता दूँ दोनों में से कोई सही नहीं है, क्योंकि ये बात तो तय है कि गैर सरकारी विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदस्य द्वारा गैर सरकारी प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा सकता है, तो ये पहला कथन गलत है। दूसरा है कि हाल ही में भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार नहीं, संसद के इतिहास में 5 से 6 बार जो है गैर सरकारी विधेयक कानून बन चुका है, इसलिए दोनों ही कथन गलत है। 56 नंबर सवाल है, समाज में समानता के होने का निहितार्थ है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। 56 का ए, विशेषाधिकारों का अभाव। 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज के दावे। नहीं, बिल्कुल गलत। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। बिल्कुल सही। अधिकार जो है नागरिकों को मिले हैं और ये अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध मिले हैं। किसके विरुद्ध मिले हैं? राज्य के विरुद्ध मिले हैं, इसलिए अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। 59 नंबर सवाल, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में किसका बंद करता है? तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध है व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए व्यापार विवाद अधिनियम पारित किया गया। 60 नंबर सवाल, समाचार पत्रों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति। डिजिटल बाजार कार्यनीति का मतलब है कि डिजिटली मोड में मार्केट को कोऑर्डिनेट करना, और इसके लिए मैं बता दूं कि ये स्ट्रेटजी जो है यूरोपियन यूनियन के लिए। किसके लिए है? यूरोपियन यूनियन के लिए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन है? उदय का संबंध है विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट और पुनर्स्थापन का प्रबंध करना। उदय योजना का संबंध इलेक्ट्रिफिकेशन से है, और इलेक्ट्रिफिकेशन में विद्युत कंपनियों को वित्तीय अपलिफ्टमेंट के लिए, वित्तीय उत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए इस योजना को स्थापित किया गया है। 62 नंबर सवाल, हाल ही में IMF और SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है? आंसर होगा रेनमिनबी। नेक्स्ट 66 नंबर, भारत सरकार की एक पहल स्वायम का लक्ष्य है। स्वायम का लक्ष्य है। स्वयं का मतलब हुआ स्वयं सहायता समूह, और ये जो है ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों को इनकरेज करने के लिए स्थापित एक योजना है। नेक्स्ट 67 नंबर सवाल है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किसमें संबंधित है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का संबंध है 1919 से। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था, और ये अधिनियम संवैधानिक सुधार से है। इस अधिनियम का संबंध किससे है? संवैधानिक सुधार से। नेक्स्ट
68 नंबर सवाल, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए कावेरी तुंगभद्रा, बी गोदावरी कृष्णा। आप जानते हैं कि ये जो नदियां हैं दक्षिण भारत की हैं और गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने के लिए जोड़ने का कार्य किया गया है। नेक्स्ट 69, हाल ही में समाचार पत्रों में फोर्टलेजा उद्घोषणा निम्नलिखित में किसके मामले में संबंधित है? ब्रिक्स। आपको मालूम है कि ब्रिक्स एक क्षेत्रीय फोरम है और ब्रिक्स का संबंध ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को एक क्षेत्रीय समूह के रूप में स्थापित करता है। और फोर्टिला उद्घोषणा डिक्लेरेशन एक उद्घोषणा है जो ब्रिक्स से संबंधित है। 71 नंबर सवाल, गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत FRP निम्नलिखित में कौन अनुमोदित करता है? गन्ने के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए मंत्रिमंडल की एक आर्थिक समिति है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति गन्ने के उचित मूल्य का निर्धारण करती है। 72 नंबर सवाल, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसको अधीन विनियमित किया जाता है? भारत में जितने भी कृषि उत्पाद हैं उनको विनियमित करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रखा गया है। इन्हें कृषि उत्पादों को भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत रखा गया है। 73 नंबर सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1919 के ने निम्नलिखित में किसको स्पष्ट रूप से प्रभावित किया? तो मैं बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया। इसलिए 73 नंबर सवाल का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 76 नंबर सवाल, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किसके स्थान को लेने के लिए किया है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया है और नीति आयोग की जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया है और ये योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर आया है। और आपको मालूम है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, इसलिए योजना आयोग। नेक्स्ट 77 नंबर सवाल, आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाले Rio+20 सम्मेलन, रियो दी जेनेरो जो सम्मेलन है और समिट है और इस सम्मेलन का उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी विकास का ऐसा मॉडल जो पर्यावरण के हित में हो और पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास की रूपरेखा तय करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य लक्ष्य है। और इसलिए इसका आंसर होगा धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। छोड़ दें, हो गया। सेट नंबर 2 को पूरा करने के बाद यहीं पर डिस्कशन समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सेट 3, सेट 4 और सेट 5 की बात करेंगे।